Assalamu alaikum class, how are you all? Hope you all are fine and enjoying good health. आज हमने जो आउटलाइन स्टार्ट करनी है दैट इज़ फ्रॉम यूनिट द सेल. सो लेट्स मूव टू योर टॉपिक. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो इसमें देखें कि हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो हमारे पास जितने भी सेल्स हैं, इधर वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं, जो सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो हमें नज़र आता है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इसमें देखें कि इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर इन एनिमल सेल. एनिमल सेल के सबसे जो बाहर वाली लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. और बाकी जो मेम्ब्रेन्स हैं जो सेल के अंदर मौजूद हैं ऑर्गेनेलीज़ के गिर्द, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती हैं. सो एज अ होल अगर देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास एक थिन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. थिन कहते हैं बहुत ही बारीक, इलास्टिक मीन लचकदार, डेलिकेट, बहुत ही नाजुक सा स्ट्रक्चर होता है. एंड पोरस, पोरस मीन कि इट कंटेन्स पोर्स, जिसमें से जो है मुख्तलिफ किस्म के मटीरियल जो हैं वो सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड जो है वो मूव कर सकते हैं. केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली ये हमारे पास जो है प्रोटीन्स और लिपिड से मिलकर बनी हुई है. तो प्रोटीन की अमाउंट है अबाउट 60 to 80% और इसमें लिपिड जो है वो 20 to 40% मौजूद है. और कुछ अमाउंट इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल की भी मौजूद होती है. तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ देखें तो इसके बारे में डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं. तो सबसे पहला मॉडल इसमें जो बताया गया है दैट इज़ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. So firstly, it was proposed that the cell membrane is composed of लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर. कि जब सेल के स्ट्रक्चर पर शुरू में बात की गई तो उस वक्त यही मॉडल प्रपोज किया गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की दो लेयर पर मुश्तमिल है और इन्हीं दो लेयर्स के बाहर मज़ीद जो है प्रोटीन की लेयर मौजूद हैं. तो इस मॉडल को नाम दिया गया लिपिड बाइलेयर सैंडविच मॉडल. की लिपिड की दो लेयर्स वाला मॉडल जो कि सैंडविच हैं, जो कि दरमियान में मौजूद हैं दो प्रोटीन की लेयर्स के. तो इसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन की जो लेयर्स की थिकनेस थी वो तकरीबन 20 to 25 एंगस्ट्रॉम थी. जो मिडल लेयर थी जो कि लिपिड से मिलकर बनी हुई थी उसकी जो थिकनेस थी वो 35 एंगस्ट्रॉम थी. तो इसको हमने यूनिट मेम्ब्रेन का नाम दिया और तमाम सेल ऑर्गेनेलीज में यही मॉडल, यही मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मौजूद था. तो देखें ये आपके सामने डायग्राम उन्होंने बताई गई है, ठीक है. तो बाहर आपको जो क्रिस क्रॉस में दिखाया गया है दैट इज़ प्रोटीन. इसको हम प्रोटीन की लेयर कहते हैं, ठीक है. प्रोटीन क्योंकि पॉलीपेप्टाइड चेन भी उसको हम नाम देते हैं. तो इसकी जो है हमारे पास थिकनेस 25 एंगस्ट्रॉम है और बीच में आप देख सकते हैं फास्फोलिपिड की बाई लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है. इसके आपको हेड और टेल दिखाएगी. जो आपको डॉट से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ हेड ऑफ लिपिड एंड उसके नीचे जो आपको नज़र आ रहे हैं फाइबर से स्ट्रक्चर, इसको लिपिड की टेल कहते हैं, ठीक है. तो क्योंकि लिपिड्स हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. सो इस जोन को हाइड्रोफोबिक जोन कहा गया है और जो प्रोटीन वाला स्ट्रक्चर है इसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है. तो जो हमारे पास जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसने ये रिवील किया, उससे ये पता चला कि लिपिड की बाई लेयर जो है वो सैंडविच नहीं होती. इट मीन्स के दिस मॉडल इज़ नाउ रिजेक्टेड. सो दूसरा इसके लिए एक जो मॉडल पेश किया गया दैट इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है. तो 1972 में दो हमारे पास साइंटिस्ट थे, एस जॉनसन और एस एंड जी निकलसन. उसने ये मॉडल प्रपोज किया लिपिड मेम्ब्रेन का. तो इस मॉडल के मुताबिक जो है इन द स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द बाई लेयर ऑफ द फास्फोलिपिड इन मोज़ेक मैनर एंड इज़ फ्लूइड रादर देन सॉलिड. तो इसके मुताबिक ये है कि एक्चुअली जो लिपिड के हैं वो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बनी हुई है और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर एम्बेडेड हैं, धंसे हुए हैं, ठीक है. और ये एज अ होल जो लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे पास वो फ्लूइड स्ट्रक्चर में होती है, ना कि सॉलिड. So the phospholipid bilayer form a fluid in which the specific protein float lies the iceberg, ठीक है. तो हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो इस तरह का एक ओशन बनाती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे पानी पर जो है वो बर्फ़ तैरती रहती है. लाइक दैट जो है लिपिड जो है एक ओशन की तरह मौजूद है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और उसके ऊपर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है. सो इसको आप इस तरह कह सकते हैं कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स लाइक the boats shift their position constantly but maintain their structure. तो जैसा वो कहते हैं कि हमारे पास समंदरों के ऊपर
जो है बोट्स कश्तियाँ जो है वो तैर रही होती हैं, वो अपनी पोजीशन तो शिफ्ट करती हैं लेकिन वो अपनी जगह को नहीं छोड़ती, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे ही प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल हैं वो उसके ऊपर शिफ्ट तो होते रहते हैं लिपिड बाइलेयर के ऊपर, लेकिन वो लिपिड को छोड़ते नहीं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूसली चेंजिंग पोजिशन, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल अपनी पोजिशन जो है वो मुसलसल चेंज करते रहते हैं, तो इसको हमने फ्लूइड मोज़ेक का नाम दिया। तो मोज़ेक का मतलब होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अभी इसमें एक किस्म की भी प्रोटीन नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि फास्फोलिपिड में जो है वो डिस्पर्स हैं या फैली हुई हैं। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। नंबर 1 आपको यहाँ नज़र आ रहा है फास्फोलिपिड, ठीक है। तो अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो फास्फोलिपिड इसमें हमारे पास जो है ये लिपिड्स की तह से मिलकर बने होती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे डायग्राम में आपको एक हेड और टेल दिखाया गया है। तो इसका जो हेड है हमारे पास, इसको हम पोलर एंड कहते हैं। इसके ऊपर जो है ये फास्फेट ग्रुप होता है, इसका हेड स्फेरिकल होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप में होता है, और जो है ये हमारे पास लोकेटेड ओवर द सेल सरफेस, ठीक है। सेल के बाहर जो बाहर वाली सरफेस है वहाँ पर मौजूद होता है, अगर वो बाहर वाली सरफेस हो यानी कि वो सेल को आउटसाइड से फेस कर रही हैं या इनसाइड से फेस कर रही हैं, तो आउटर साइड में हमेशा लिपिड रहती है। उस तरह जो है ये हमारे पास जो है इसका हाइड्रोफिलिक एंड होता है, और जो दूसरा नॉन पोलर एंड होता है ये हमारे पास फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ है। और जो नॉन पोलर है वो एक इनके एंड जो है एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं मिडल में, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ऊपर और नीचे जो है लिपिड्स के हाइड्रोफिलिक वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, और बीच में जो है वो हाइड्रोफोबिक वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। और जो हाइड्रोफोबिक वाला स्ट्रक्चर है वो पानी में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो सेकंड इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ अमाउंट कोलेस्ट्रॉल की मौजूद है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इंटीरियर टू द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मौजूद होते हैं। अब इसका क्या फंक्शन है, एक तो ये मेम्ब्रेन को बनाते हैं मेम्ब्रेन लेस परमिएबल फॉर द वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, कि जो हमारे पास वाटर के सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, उसको मतलब गुजरने में आसानी होती है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के जो मॉलिक्यूल है ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिड बनाते हैं, मतलब उसको जो है थोड़ा सा सख्त बनाते हैं ताकि उसका स्ट्रक्चर डैमेज ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन्स। सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें वो हमारे पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल भी कुछ मौजूद होते हैं। तो दो टाइप्स के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एक हमारे पास होती हैं पेरिफेरल, एक को हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक का, ठीक है। तो पेरिफेरल की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये इनर और आउटर सरफेस पर मौजूद होते हैं, बिल्कुल आउटसाइड, ठीक है, या बिल्कुल आउटसाइड या बिल्कुल इनसाइड। और जो इंट्रिंसिक होती हैं ये लिपिड की बाइलेयर के बीच में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है ये क्या करती हैं, शुगर और प्रोटीन मार्कर्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है शुगर के मालिक्यूल्स को प्रोटीन के मालिक्यूल के साथ जोड़ती हैं, और एक किस्म के आप कह सकते हैं इसके अंदर ये रिसेप्टर्स बनाती हैं ख़ास किस्म के। उसके अलावा दे मूव आइंस और मालिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इसकी वजह से जो है आइंस और मालिक्यूल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर जाते हैं। और कुछ प्रोटीन क्या करती हैं, सम अटैच मेम्ब्रेन टू द सेल इनर साइटोस्केलेटन, इनका काम ये होता है कि सेल को सेल के साइटोस्केलेटन के साथ जोड़ती हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शन हमारे पास प्रोटीन्स के। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर मौजूद होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो दो किस्म की कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं इसके अंदर, एक हमारे पास होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, और कुछ को हम ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोप्रोटीन देखें ये हमारे पास एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब आपस में जुड़ जाएँ इनको मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। उसी तरह जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में जुड़ते हैं तो इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स का। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है हमारे पास, ये जो हमारे पास सरफेस कार्बोहाइड्रेट्स एंड द पोर्शन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड जो है वो क्या बना देती हैं, सेल के गिर्द एक कोट बना देती हैं, ठीक है। और ये बड़ी कम्प्लेक्स अरेंजमेंट होती हैं। सो दे हैव डिस्टिंक्टली शेप्ड ग्रुप ऑफ शुगर मालिक्यूल, ठीक है। शुगर के मालिक्यूल मुख्तलिफ शेप्स में आके जो है वो सेल की मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ये एज अ फिंगरप्रिंट आप कह सकते हैं ये सेल की मेम्ब्रेन को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं कि किस की जो हम सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहे हैं वो किस ऑर्गेनेली की है, ठीक है ना, किस ऑर्गेनेली से ली गई है। एक किस्म की आप समझ लें उसको मखसूस बनाती हैं ये सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो इस पर फंक्शन देखें कि ये नेसेसरी फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं। तो ये जो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं ये हमें सेल की पहचान कराने में आसानी देते हैं। उसके अलावा ये कुछ सेल के बिहेवियर्स को कंट्रोल करती हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एनिमल्स के बिहेवियर को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक किस्म के जैसे डिफरेंट सिक्रीशंस के थ्रू एनिमल एक दूसरे को पहचानते हैं। तो उन सिक्रीशंस का ताल्लुक जो है वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होता है।
ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिखाया गया है, ठीक है। बड़े इसमें खूबसूरती से इसको ड्रॉ किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो आप इसको स्टार्ट से अगर लेफ़्ट साइड से देखें तो हाइड्रोफोबिक ऑफ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। लिपिड की लेयर को ऊपर की तरफ करके दिखाया गया है कि इसके जो नीचे आपको फाइबर्स नज़र आ रहे हैं दैट आर हाइड्रोफोबिक, और उसके जो ऊपर वाले आपको सर्कल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं दैट आर हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक है। और बीच में ये जो आपको बड़े-बड़े इसके स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दीज़ आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। अब आप देखा जाए तो कुछ हमारे पास ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं जो सिर्फ इनसाइड मौजूद हैं, कुछ आउटसाइड मौजूद हैं, ठीक है ना। और कुछ जो है इसके सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं, जैसा कि अल्फा हीलिक्स है, ठीक है जी, ग्लोबुलर प्रोटीन है, और उसके अलावा ओलिगोसेक्राइड चेन है, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। तो आपने इसको ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर हम सेल के मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तरफ देखें एज अ होल, तो सबसे पहले तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सेल को फ्लेक्सिबल बनाती है, लचकदार बनाती है। उसके अलावा उसको फ्लेक्सिबल करती है, नॉट सो मच डेलिकेट कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाए। इससे सेल के अंदर जो है उसकी एक डेफिनेट शेप आती है। उसके अलावा ये डिफरेंट जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल के अंदर, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी ऑपरेटस है, तो इन सेल्स को एक दूसरे ऑर्गेनेलीज को भी एक दूसरे से सेपरेट रखती है ये, ठीक है। उसके अलावा जो है लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच स्पेसिफिक रिएक्शंस कैन अकर, ठीक है। तो बहुत इसका एरिया बहुत बड़ा होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके अलावा ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के वाटर हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आइंस की मूवमेंट होती रहती है। और अगर हम न्यूरॉन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन बड़ी ही अहम है, वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है, ठीक है ना। जो चार्जेस का चेंज आ रहा होता है वो सेल के आउटसाइड और इनसाइड पे आ रहा होता है। उसके अलावा इट वर्क्स एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनेलीज टू अनदर ऑर्गेनेली, ठीक है। ये एक किस्म का व्हीकल है, व्हीकल हम कहते हैं किस्म की सवारी है, ठीक है ना, कि ये हेल्प करती है सब्सटेंस को एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली की तरफ मूव करने में। और उसके अलावा ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब कि कुछ सब्सटेंस को तो अलाउ करती है सेल के अंदर दाखिल होने पे, और कुछ सब्सटेंस को रोक देती है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमारे पास सेल की फंक्शंस के हवाले से है। सो डिस्क्राइब द डिफरेंट मूवमेंट्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, के मेम्ब्रेन के गिर्द जो है मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें पहली बात तो ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास जो है डिफरेंशली परमिएबल है, ठीक है, कि कुछ सब्सटेंस को तो ये अलाउ करती है पास आउट होने में, से कुछ को नहीं करती, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं जो प्रोटीन सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आपने अभी देखा कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। एक लिपिड से बनी हुई है और प्रोटीन से बनी हुई है। तो वो सब्सटेंसेस जो लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो लिपिड वाले पोर्शन से पास आउट हो जाएंगे, और जो प्रोटीन में सॉल्युबल हैं वो जो वाटर सॉल्युबल हैं वो प्रोटीन में से गुजर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें सो सिंपल जो इसका मूवमेंट है दैट इज़ डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन हमारे पास क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अनटिल दे बिकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। कि किसी भी मॉलिक्यूल का उसके हाई कंसंट्रेशन वाले इलाके से लो कंसंट्रेशन वाले इलाके की तरफ जाना, और इस तरह जाना कि उस वक्त तक मूवमेंट जारी रखना जब तक कि वो एरियाज़ जो हैं वो बराबर ना हो जाएं, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसमें देखिए मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ये सेल से डिफ्यूज़ आउट होते रहते हैं। उस तरह गैसियस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स, ठीक है ना। हमारे गिल्स जैसे फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, ह्यूमन में लंग्स होते हैं, उसके अंदर भी गैसियस एक्सचेंज इसी डिफ्यूजन के थ्रू होती है, क्योंकि बाहर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या होती है, बहुत कम होती है, और हमारे लंग्स में ज़्यादा होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है और ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हमारे हमारे लंग्स में ऑक्सीजन की अमाउंट कम है और बाहर ज़्यादा होती है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है अनटिल के वो इक्वल ना हो जाए। उसके अलावा एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज देखें कि जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में आ जाता है। ये आपने पढ़ा होगा इसमें डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज की अमाउंट कम है तो जो हम खुराक खाएंगे तो उसमें जो ग्लूकोज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगी, ब्लड में एब्जॉर्ब होती जाएगी अनटिल कि हमारा ब्लड और हमारा जो ल्यूमन है उसमें अमाउंट इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन के टाइप्स हैं। सेकंड इसमें देखें फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होती है। अब ये भी है तो डिफ्यूजन की इसके अंदर मूवमेंट होती है, लेकिन ये किस तरह से होती है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिनको हम परमिएजेस कहते हैं,
अगर कि हमारे पास मिसाल के तौर पे सेल के मेम्ब्रेन में हमने कुछ चीज़ सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करनी है, लेकिन वो खुद ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि उसको एक कैरियर प्रोटीन है वो उसको उठा के ले जाएंगी या उसको हेल्प करके ले जाएंगी। जैसे कि हमारे पास पोलर मालिक्यूल हैं, ठीक है, ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं प्रोटीन मालिक्यूल से ईजिली, सो इट प्रोवाइड अ कंटिन्यूअस वे। बट ऐसे मालिक्यूल जो हमारे पास जो है नहीं मूव कर सकते, तो प्रोटीन के मालिक्यूल क्या करते हैं, एज अ कैरियर उसको अपने साथ लेते हैं और सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि लार्ज मालिक्यूल हैं, कुछ लिपिड अनसॉल्युबल मालिक्यूल हैं, इनको असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, हेल्प की ज़रूरत होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास आउट करने के लिए। तो पास आउट और मूवमेंट अगर आप देखें तो पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ मॉलिक्यूल टेम्परेरी बाइंड विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जिसको हम परमिएजेस कहते हैं, ठीक है। ये वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल पहले प्रोटीन के साथ आके अटैच होगा थोड़ी देर के लिए, देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं कि आउटसाइड सेल आपको वो इस तरह स्क्वायर शेप में बहुत सारे मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं, ठीक है। वो सबसे पहले आके बाइंड होंगे प्रोटीन के साथ, इसको आप रिसेप्टर कह सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे, मूव करेंगे अक्रॉस द प्रोटीन एंड फाइनली वो क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे सेल के अंदर, ठीक है। वो सेल के अंदर एंटर तो हो गए, लेकिन वो इस प्रोटीन की हेल्प के बगैर एंटर नहीं हो सकते, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, ठीक है। फैसिलिटेटेड लफ्ज़ का मतलब भी ये होता है हेल्प आउट करना। तो इसमें देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है नेक्स्ट इसमें हमारे पास प्रोसेस है टोनिसिटी, ठीक है ना। टोनिसिटी का वर्ड क्या होता है कि द टर्म टोनिसिटी, ठीक है ना, इट इज़ रेफर टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, ठीक है, कि सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो सेल की कंसंट्रेशन में फ़र्क होता है सोल्यूशंस की, उसके उसके थ्रू भी मूवमेंट होती है। जैसे कि अगर हम देखें कि आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है, तो सोल्यूशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक साल्ट होता है उसके हमारे पास, और एक सोल्यूट होता है, एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में होता है हमारे पास हमेशा, और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो अगर हम आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, हमेशा सेल की इनसाइड और आउटसाइड सेम रहती है। सो द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम रेट, ठीक है। तो उसमें तकरीबन सेम रेट में रहते हैं, हमें मतलब फील भी नहीं होता कि किस तरह उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, क्योंकि सेल की इनसाइड और आउटसाइड जो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रहती है। और अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात करें, तो अब आपने याद रखना है जो टॉनिक का वर्ड है ना, ये सोल्यूट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक का मतलब ये है कि मोर सोल्यूट, ठीक है। तो अगर ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है आउटसाइड द रेड ब्लड सेल, अगर इसमें हमने रेड ब्लड सेल की बात की कि बाहर अब सोल्यूट ज़्यादा है, अब अंदर सोल्यूट कम है, ठीक है। और सोल्यूट के साथ ही हम हमेशा सॉल्वेंट जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं। तो अगर सोल्यूट कम है सेल के बाहर, इसका मतलब है कि सेल के बाहर पानी ज़्यादा है, पानी कम है और सोल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो सोल्यूट का मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो द वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज़ हायर देन आउटसाइड, और सेल से अंदर से पानी जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। अब इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, जब वाटर सेल के बाहर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इस अमल को हम नाम देते हैं क्रीनेशन, ठीक है। उसी तरह अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन सोल्यूशन की बात करें, हाइपो का मतलब होता है बिलो या कम, ठीक है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सेल के आउटसाइड क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब है अगर सेल के आउटसाइड सोल्यूट कम है तो ऑटोमेटिकली वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब वाटर ज़्यादा है तो वाटर डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही सेल के अंदर दाखिल होगा तो सेल क्या हो जाएगा, वाटर के अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस अमल को हम नाम देते हैं डिक्रेनेशन, ठीक है ना। तो इसको हम आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द बर्स्टिंग ऑफ द सेल, ठीक है ना। तो सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, इस अमल में बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देखें हमारे पास नेक्स्ट जो है ये आपको दिखाया गया है यहाँ सेल की मूवमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इस अमल को ऑस्मोसिस भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक आपको सोल्यूशन दिखाया गया है, ठीक है। तो ए में आइसोटोनिक दिखाया गया है, इट कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड द आउट ऑफ द सेल, सो इट डज़ नॉट शो एनी स्पेसिफिक इफेक्ट। और अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है, सेल के अंदर से वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाएगा। और अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो इसमें सेल क्या हो जाएगा, जब वाटर के अंदर एंटर होगा तो वाटर जो सेल के अंदर एंटर होगा तो सेल क्या हो जा सकता है, बर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का क्या होता है कि द प्रोसेस दैट फोर्सेस द स्मॉल मॉलिक्यूल टू मूव अक्रॉस द सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन का, कि जब आप छोटे मॉलिक्यूल को फोर्सफुली सेल मेम्ब्रेन के गिर्द या सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करने के लिए कहा जाए तो उस वक्त इस अमल को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसकी मिसाल देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन अक्कर व्हेन द ब्लड प्रेशर फोर्सेस वाटर एंड डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स थ्रू परमिएबल वॉल्स of small blood vessels called capillaries,
ठीक है कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस उस वक्त होता है जब हमारे पास ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि वाटर जो डिज़ोल्व मालिक्यूल हैं वो ब्लड वेसल्स की वॉल को क्रॉस करके बाहर आ जाते हैं, और फिल्ट्रेशन के मालिक्यूल में जो लार्ज मालिक्यूल हैं वो स्मॉल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर पाते। उसी तरह अगर हम किडनीज़ की बात करें तो किडनी में भी सेम ये प्रोसेस होता है कि जब हमारे पास ब्लड प्रेशर प्रेशर के थ्रू ब्लड एंटर होता है हमारे पास किडनीज़ की वॉल में, तो उसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर क्या होता है कि वाटर और जो डिज़ोल्व वेस्ट है वो फोर्सफुली बाहर आ जाता है, बॉडी में रिटर्न हो जाता है, और जो बाकी अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, आइंस रह जाते हैं, वो यूरिन फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कैपिलरीज है, ब्लड प्रेशर के जो स्मॉलर मालिक्यूल जो हैं वो कैपिलरीज से बाहर आ गए हैं, जबकि लार्जर मालिक्यूल जो हैं वो उसमें ट्रैप रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखें तो दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अब हमारे पास क्या होती है कि द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहाँ बार बार सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जा रहा है क्योंकि मेम्ब्रेन तमाम मालिक्यूल को अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो जब हमारे पास, लेकिन अब इसमें बात हो रही है अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कि जब आपने लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मालिक्यूल को मूव कराना है तो आपको उसके लिए हाई एनर्जी देनी पड़ती है। इसकी आप मिसाल यूँ ले सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सीढ़ियों पे चढ़ना है, ऊपर की तरफ जाना है, लोअर से हायर की तरफ, ठीक है, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, लेकिन जब आप ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं सो इट डज़ नॉट नीड मच एनर्जी। तो हमेशा जब भी हम मालिक्यूल को कम एरिया से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कराना होता है तो उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उसको हम एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्योंकि एटीपी के थ्रू हम बाहर से उनको एनर्जी देनी पड़ रही है तो इसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें कि एटीपी कैरियर प्रोटीन, ठीक है, ये मिलकर बनाएंगे एटीपी कैरियर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, उस सबस्ट्रेट को अपने साथ अटैच करेंगे और उसको पास आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इसके अंदर सोडियम पोटाशियम पंप मौजूद होता है। ठीक है, ये हाई कंसनट्रेशन को मेंटेन रखता है पोटाशियम आइंस की, और लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम को इनसाइड जो है वो रखता है, सो दैट जो है हमारे पास नर्व इम्पल्स ईजिली ट्रांसमिट हो सकें। ठीक है, तो उस तरह हमारे पास जो है अदर एक्टिव साइट, तो कुछ कैल्शियम पंप भी हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, वो भी हेल्प आउट करते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और साइटोसिस का मतलब होता है सेल। सो द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स टू द इनसाइड ऑफ द सेल। कि अगर हमारे पास जो है किसी भी मालिक्यूल की मूवमेंट, वो अगर वो सेल के अंदर दाखिल हो रहा है लेकिन किसकी हेल्प से, वैक्यूल्स की मदद से, ठीक है, तो इसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये हमारे पास एक बल्क फ्लो होता है, बहुत बड़े पैमाने पर इसमें फ्लो होता है एंडोसाइटोसिस में। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगी कैसे कि एक तो सबसे पहले जो स्मॉल पोर्शन है सेल मेम्ब्रेन का, तो वो इनवेजिनेट हो जाएगा, यानी कि वो अंदर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है ना, कर्व हो जाएगा। अब वो मटीरियल क्या होगा, उस कर्व के अंदर जो बाहर से मटीरियल है वो आउटसाइड आएगा और उस इन्वेजिनेशन में आके ट्रैप हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो ओपन हैंड है, जो खुल गई थी वहाँ से सेल मेम्ब्रेन, अब वो बाहर से क्लोज हो जाएगी। तो क्या नतीजा निकलेगा उसका कि एक छोटे से वेजिकल के फॉर्म में वो टुकड़ा, वो पीस टूट कर सेल मेम्ब्रेन का वो सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा और फिर वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो अगर इसकी हम बात करें टाइप्स की, तो इसमें 3 किस्म के होते हैं हमारे पास, पाइनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो पाइनोसाइटोसिस हमारे पास क्या होती है कि नॉन स्पेसिफिक अपटेक ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, आप कह सकते हैं कि कोई भी फ्लूइड की फॉर्म, ठीक है, फ्लूइड की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, आइदर सोल्यूशन की फॉर्म जो सेल इनटेक कर रहा है, इसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। तो इसमें एनी स्मॉल सॉलिड डिजोल्व भी हो सकता है, दैट इज टेकन टू द सेल। सो इट अकर्स व्हेन स्मॉल पोर्शन ऑफ plasma membrane at the upper end of invagination seal of itself and forming a small vesicle। ठीक है, प्रोसेस वही है कि हमारे पास सेल की मेम्ब्रेन क्या होगी, इन्वेजिनेट होगी, फिर वो सील ऑफ हो जाएगी, फिर वो पीस क्या होगा, उसमें साइटोप्लाज्म में एंटर हो जाएगा। सेकंड इसमें हमारे पास प्रोसेस आता है फेगोसाइटोसिस की। अगर तो हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है सेल इनटेक कर रहा है तो उसको हम जो है फेगोसाइटोसिस कहेंगे। ठीक है, प्रोसेस वही सेम है। सो एक इसके लिए ये होता है कि एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम लाइसोसोम कहते हैं। ठीक है, वो लाइसोसोम क्या होगा, सबसे पहले उस मटीरियल के साथ अटैच होगा, उसको इनगल्फ कर लेगा, फिर वो बन जाएगा फेगोलाइसोसोम। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और फिर क्या होगा, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव मॉलिक्यूल है वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो चीज़ हजम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होती है रिसेप्टर मेडिएटेड। इसमें हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को रिकॉग्नाइज करेंगे, अपने साथ बाइंड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इनसाइड जो है वो लेके जाएंगे।
तो इसमें देखिए आपको एक प्रोसेस दिखाया गया है। सबसे पहले है फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये देखिए ये सेल की मेम्ब्रेन जो है तो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हुई है, ठीक है। वो सॉलिड पार्टिकल आके अटैच हुआ है। फिर क्या हुआ, ये जो बाहर वाले इसके आउटर कॉर्नर है वो आपस में जुड़ गए और जो है वो सॉलिड पार्टिकल अंदर ले लिया उन्होंने और उसके गिर्द मेम्ब्रेन आ गई। अब इसको आप नाम दोगे फैगोसोम का, ठीक है ना। सेम एज हमारे पास जो है पाइनोसाइटोसिस है और सेम एज हमारे पास जो है रिसेप्टर मेडिएटेड है। तो रिसेप्टर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे आपको एक रिजिस दिखाई गई हैं जिसके अंदर वो मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है, ठीक है, और उससे रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, कोटेड प्रोटीन के फॉर्म में सेल के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है जी। लास्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है ना। दिस इज रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है सेल के इनसाइड जो चीज़ मूव कर रही है और एक्सो का मतलब होता है जो आउटसाइड मूव कर रहा है मटीरियल। So the transport of material through the formation of vacuole to outside of the cell, ठीक है। अगर तो सेल जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा है या बाहर सेल से बाहर कोई चीज़ जा रही है तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे। या मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, कि जो हमारे पास गोल्जी ऑपरेटस है, ठीक है, उसको क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को पैक करता है वेसिकल के फॉर्म में। और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये वेसिकल्स क्या होते हैं, पहले सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, उनके गिर्द आके एक वॉल बना लेती है और फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कमल को हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। प्रोसेस इसका सेम है एज एंडोसाइटोसिस, लेकिन उसमें सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है और एक्सोसाइटोसिस में वो बाहर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।